हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर नेम बायोडाइवर्सिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा याद करने को है, उनको लगता है ऐसा। तो मैं आज आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से इस चैप्टर को समझाने वाली हूँ। तो बस आपका फोकस नहीं इधर से उधर होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और इससे बाहर ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाए हैं, तो इससे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और हर एक फैक्ट को मैं आपको याद कराऊंगी अच्छे से, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो नाउ। सबसे पहले ये चैप्टर का नेम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। नाउ यू ऑल नो कि बायो मीन्स यानी कि लाइफ, डाइवर्सिटी यानी कि कई तरीके की वेराइटीज़। ओके, सो लाइफ में इतनी सारी वेराइटीज़ होना, वेराइटीज़ यानी कि डाइवर्सिटी का हिंदी में मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि कितने प्रकार के बेसिकली एनिमल्स हैं। ओके, टर्म समझ में आई। अब टर्म तो सबको पता होगी, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो ये डेफिनेशन लिख के आना, ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहती है हमसे कि इट इज़ द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कंबाइंड डाइवर्सिटी है, यानी कि सारे के सारे जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी वेराइटीज़ हैं, उनको कंबाइन करेंगे एट द ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आई। अगर डेफिनेशन आई तो यही लिख के आओगे आप, आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन डी किसने थी? एडवर्ड विल्सन ने दी थी, ठीक है। एडवर्ड विल्सन ने दी थी, आपको याद होना चाहिए। साइंटिस्ट के नेम भी मैंने इंक्लूड किए हैं और अलग अलग पेन से लिखा है, सो दैट आप उसको एकदम अच्छे से कैच कर पाओ आपकी आइज़ में। चलिए बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप हैं। 3 टाइप्स हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, जेनेटिक डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो? डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज। डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज मतलब कि जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल ले लिया ह्यूमंस का ही, है ना, अपन लोग ह्यूमन सेपियंस है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हर एक ह्यूमन में डाइवर्सिटी है विद इन अ स्पीसीज। हम लोग एक दूसरे से अलग भी तो हैं, ठीक है, सिमिलर तो नहीं है हम लोग, तो हम लोगों में भी डाइवर्सिटी है, हम लोग भी एक दूसरे से अलग हैं। ओके, सो डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज इज नोन एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, सो यहाँ पे पता है इसमें ये एग्जाम्पल आएगा याद करने को, टिक लगा रही हो, वो चीज़ तो छोड़नी नहीं है, याद करना है। रावोल्फिया वोमिटोरिया जो कि हमें रेजरपाइन देता है, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। ये मैंने लिखवाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रावोल्फिया है ये आपको बेसिकली कहाँ मिलता है, किधर साइड मिलता है? हिमालय साइड मिलता है। तो उधर से हमको रेजरपाइन मिलता है, जो कि कंट्रोल क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल। क्वेश्चन आ जाएगा कौन करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल? रेजरपाइन करती है। किससे मिलता है हमको? रावोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। साहब हर चीज़ को याद करना है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? देखो, अगर वो हिमालय में है तो ऐसा है, ठीक है, इतना हमें रेजरपाइन मिल रहा है, कितना अमाउंट मिल रहा है। अगर वो और कहीं होगा तो कितना अमाउंट दे रहा है, उसका केमिकल पोटेंशियल क्या है। तो ये चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है कौन? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी एट अ स्पीसीज लेवल। स्पीसीज के लेवल पे कौन सी डाइवर्सिटी है? जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि एम्फीबियंस जो हैं हमारे पास, एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आपने सब पढ़ लिया। कोई सा भी अगर आप कंपटीशन का एग्जाम निकालना चाहते हो तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में इंक्लूड करी है। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन मैंने उसको कंसाइज वे में लिखा है, बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक तो दे देना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही थी स्पीसीज डाइवर्सिटी की। एम्फीबियंस थे, वो किधर ज़्यादा मिलेंगे हमें? वेस्टर्न घाट्स में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। इसमें आपको ये याद रखना है बस। यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि इको सिस्टम के लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ना मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग जानते हो इको सिस्टम किससे मिलकर बनता है? कम्युनिटी से मिल के बनता है। अच्छा, कम्युनिटी किससे मिलके बनती है? पॉपुलेशन से मिलके बनती है। अच्छा, पॉपुलेशन किससे मिलके बनता है? सो स्पीसीज से मिलके बनता है ना। स्पीसीज का इंटरेक्शन तो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन तो हमारे पास कम्युनिटी का इंटरेक्शन तो हमारे पास इकोसिस्टम यहाँ पे बन गया। तो डाइवर्सिटी किसके लेवल पे देख रहे हैं? इकोसिस्टम के लेवल पर। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्वे, जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जर्मनी हो गई, कनाडा हो गई, तो इससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर इंडिया में डाइवर्सिटी रहती है। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे अब ऐसा क्या है हम लोगों में, कैसे डाइवर्सिटी रहती है? हाउ विल यू एक्सप्लेन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया? क्योंकि इंडिया में आप देखते हो डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, और यहाँ पे अल्पाइन
मिडोज भी हैं हमारे पास। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो यहाँ पे इंडिया में डाइवर्सिटी है। अच्छा, हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हाउ मेनी स्पीसीज ऑन अर्थ, कितनी स्पीसीज हैं अर्थ पे। तो भाई ये IUCN जो है इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आप लोगों को, अभी का भी याद कर लो। ये नेशनल है, ठीक है, ओके नेशनल, सो हाँ ये नेशनल है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि हम कंजर्वेशन करेंगे नेचर का एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज का। ओके, इसके अनुसार 2004 का ये सेंसस है, इसके अनुसार यहाँ पे 1.5 मिलियन से ज़्यादा जो स्पीसीज हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिसमें से ये 70% एनिमल्स है, 22% प्लांट फंजाई हैं। देखो प्लांट और फंजाई में बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो देखो ये तब का डाटा है जब यहाँ पे बेसिकली ये उस वे से ले रहे हैं, जैसे कि हमें पता है, हमने जब छोटी क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, तो यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था जब प्लांट और फंजाई को एक साथ रख दिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है। तो प्लांट फंजाई साथ में ही, ठीक है, एलगे भी साथ में ही है। अदर्स जो हैं वो 8% कंट्रीब्यूट करते हैं, डाटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सर, रॉबर्ट मे के अनुसार ये तो हमको पता है, इतनी बात हमको पता चल गई, क्या पता चल गई कि यहाँ पर इतने 1.5 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास स्पीसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम देखें ऑल ओवर कि हमको कैसे पता चलेगा कितनी स्पीसीज़ है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्पीसीज़ जो है डिस्कवर नहीं करी हैं अभी तक। तो यहाँ पर एक रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने हमको बताया है, अपना एस्टिमेट दिया है कि यहाँ पे 7 मिलियन जो है हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पे स्पीसीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें से कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 22% ही रिकॉर्डेड है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो रॉबर्ट मे जो है नाम याद रखना है, ठीक है, इन्होंने कितना कहा था, 7 मिलियन यहाँ पे स्पीसीज़ हो सकती हैं। अच्छा, अब बात हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है यहाँ पर, हाउ मैनी स्पीसीज ऑन अर्थ में, तो हमने वर्ल्ड की बात कर ली। अब इंडिया में कितनी है, इंडिया का बेसिकली लैंड कितना है, 2.4% है, जिसमें एरिया है हमारे पास, ये तो हमको पता है। लेकिन भाई इतने से कम एरिया में भी हमारे पास 8.1% बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास। तो इसीलिए इंडिया भी वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक आती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ यहाँ पे चुनी गई थी, जिसमें से कि हमारी इंडिया भी उसमें आती है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं कितने हैं, 45,000, और ऐसा है कि उससे डबल जो है एनिमल है, और प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख प्लांट्स है और उससे बेसिकली 3 लाख से ज़्यादा हमारे पास एनिमल्स हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बात की गई, अब हम देख रहे हैं पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। हमने ये पढ़ लिया कि डाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप्स हैं, कितनी है, हाउ मच। अब हम देख रहे हैं किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या पता चलता है, अब जैसे कि ये अर्थ है, सो ये मैंने बना रखा है ये डायग्राम, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं मैं दोबारा से बना देती हूँ। ये हमारे पास इक्वेटर होता है और ये हमारे पास जो रीजन होता है ये होता है ट्रॉपिकल। सो ये कौन सा रीजन होता है, आई विल राइट हियर ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने इधर और इधर लाइन खींचा तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस इज़ अ पोलर एरिया, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ द एरिया जो कि है हमारा टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब इसके रीज़न क्या है, ये जो है आपके पास क्वेश्चन बन के आएगा, मैंने नीचे लिख रखा है, अभी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रही थी कि ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, सनलाइट की वजह से, और सारे फैक्टर हैं, मैं बताऊँगी आपको। टेम्परेट में उससे कम और पोलर में उससे कम, यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होती है। अभी हाई एल्टीट्यूड, अब आप खुद ही सोचो ना कि यहाँ पर पोलर एरियाज में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे ग्लेशिएशन भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीसीज़ जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, वेरिएशन हो ही नहीं पाएगी, नई स्पीसीज़ बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। अच्छे से मैं आपको अभी और समझा दूंगी। यहाँ पर मैक्सिमम किधर होती है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी, तो ट्रॉपिकल रीजन में। एवरेज किधर होती है, टेम्परेट जोन में। मिनिमम किधर होती है, पोलर एरियाज में। ओके, दूसरा जो है यहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ये किसके द्वारा दिया गया था वो भी आप पढ़ लेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट। ओके, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में। सो मैंने क्या आपको बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी में याद कर लेना, जैसे कि कोलंबिया, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड।
आपको क्या लगता है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर स्पीसीज यहाँ पे कंटेन करता होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोलंबिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। सो अगर मेरे को ये पता चल गया ट्रॉपिकल कौन सा है, टेम्परेट कौन सा है, पोलर कौन सा है, सो आई विल डेफिनेटली हम देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सा बेसिकली किस में ज़्यादा होगी बेसिकली बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे कोलंबिया में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ न्यूयॉर्क, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्रीनलैंड, जो कि आप यहाँ पे नंबर भी देख रहे हैं। ठीक है, ओके ना। यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर है इंडिया जो है बेसिकली, इंडिया में हम 1200 स्पीसीज़ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि किसकी स्पीसीज़ है यहाँ पे ये देख लेते हैं आप अपन लोग। यहाँ पर क्या है, एज अ इक्वेटर जो मैंने बनाया था, ये अर्थ बनाया था, ये इक्वेटर था। तो इक्वेटर में क्या होता है बेसिकली, इक्वेटर में यहाँ पर क्या कह देते हैं 10% मिलाकर, ये मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन बना दिया जो कि आपको समझ आए। इक्वेटर पे ज़्यादा मिलता है 10 गुना एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ टेम्परेट कंट्रीज़। किसका ज़्यादा मिलता है? वास्कुलर प्लांट्स का। ठीक है, वास्कुलर प्लांट्स ज़्यादा मिलते हैं इक्वेटर में। कितने गुना ज़्यादा? 10% ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे बात आई है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट किस किस को पता है? लंग्स ऑफ प्लानट। सो ये किधर है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, मैमल्स की कितनी स्पीसीज है, तो मैंने इस ऑर्डर से अरेंज किया। अब मैं आपको यहाँ पे याद कराऊंगी। सबसे पहले कौन है हमारे पास? मैमल्स हैं। कितनी यहाँ पे, ये यहाँ पर स्पीसीज हैं ये सारी। ओके, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मैमल्स कितने हैं? 427। एम्फीबियंस कितने हैं? 427। रेप्टाइल्स कितने हैं? 378। फिश कितनी हैं? 3000। बर्ड्स कितनी हैं? 1300। प्लांट्स कितने हैं? मोर देन ऑफ 40,000। इनवर्टिब्रेट कितने हैं? यहाँ पे मोर देन ऑफ 1,25,000। 1,25,000। आई होप ये चीज़ समझ आई। ये एक बार याद कर लो, ये अच्छे से बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी सारी हमारे पास बेसिकली स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं इनकी। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो मैमल्स की कितनी है, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो, नहीं भूलोगे आप लोग। मैमल्स की 427, यानी कि मैमल्स और एम्फीबियंस की सेम है 427, याद कर लिया आपने। उसके बाद रेप्टाइल्स, फिश और यहाँ पे बर्ड्स, यहाँ पे 3 से आप यहाँ पे याद करिए इसको। 378, 3000, 1300। और यहाँ पे प्लांट्स कितने हैं? मोर देन 40,000। इनवर्टिब्रेट कितने हैं? 1,25,000 और इनसे भी ज़्यादा। ओके, आई होप ये आपको याद हो गया होगा डाटा। तो यहाँ पर अगर लिखने को आया अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्यों है रिच बायोडाइवर्सिटी, तो आप ये सारे एग्जांपल लिख के आ सकते हैं। अच्छा, मैंने ऊपर आपसे बोला था कि ट्रॉपिक्स में ही क्यों ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है वहाँ पर? तो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है। ये मैंने आपको रीज़न दिया था उधर। साथ ही साथ मैंने ग्लेशिएशन का भी आपको रीज़न दिया था कि ग्लेशिएशन वहाँ पर नहीं होता है। किधर नहीं होता है? ट्रॉपिक्स में नहीं होता है, जबकि यहाँ पे पोलर एरियाज़ में देखोगे आप लोग, फिर उसके बाद टेम्परेट जोन में देखोगे, उधर ज़्यादा ग्लेशिएशन हो सकता है। तो ग्लेशिएशन आर नॉट दैट फ्रिक्वेंट। अभी उसके बाद यहाँ पे जो बेसिकली टेम्परेचर और जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है। देखो, आप कोई भी स्पीसीज़ बन रही है, आप खुद सोचो, तो उसको ना एक तरीके से थोड़ा कांस्टेंट बेसिकली टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो स्पेशिएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए होता है उससे। ठीक है, लेस सीजनल वेरिएशन चाहिए होता है, सो दैट वो वेरिएशन हो सके। ओके, तो यहाँ पे इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के स्पीसीज़ बनने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये पॉइंट्स लिख के आओगे एग्जाम में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। याद कर लो, मैंने आपको याद करा दिया है। सोलर एनर्जी ज़्यादा होता है, ग्लेशिएशन ज़्यादा होता है, कांस्टेंट होता है, लेस सीजन वेरिएशन होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। ओके ओके, फर्दर हम बढ़ रहे हैं सेकेंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, विच इज़ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, इतना आपको समझ आया है या नहीं आया है? अगर आया है समझ, तो यहाँ पर एक चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और मैं नहीं चाहती हूँ आपको बिल्कुल भी लॉस हो, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे को कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगी। और आपको कौन सा नया चैप्टर चाहिए वो भी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो लाइक करके। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपको अभी साइंटिस्ट का नेम याद करने को दिया था, किस किस को याद हो गया था या किस किस को नहीं हुआ था? अभी याद कर लो फिर से। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। ओके, इन्होंने क्या बोला था, अगर आपको क्वेश्चन आए
पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो आप यहाँ पर ये ग्राफ लिख के आएंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में। ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है और मेक श्योर आप यहाँ पे HB पेन यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहे थे, इनने क्या कहा, ये ना गए घूमने, ठीक है। एक स्टोरी है, सुनना है ना। ही वॉज गोइंग, और ये गए, तो ये चलते जा रहे थे, मान लो कोई गांव में गए, कोई विलेज में गए, जब तक वो चलते जा रहे थे यहाँ पे नई नई स्पीशीज़, वहाँ पे जंगल था, थोड़े जंगल में घूमने गए विलेज में, तो वहाँ पर नई स्पीशीज़ मिलती जा रही थी, ठीक है। अब कुछ देर बाद वो जाएंगे तो उनको सिमिलर चीज़ें बार बार नहीं दिखेंगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उतने ही यहाँ पर वर्ड्स हैं, उतने ही यहाँ पे बेसिकली इंसेक्ट्स हैं जो कि आपको रिपीटेडली दिख जाएंगे। तो इन्होंने यही बोला, विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा मुझे नई नई चीज़ें मुझे मिलती जा रही थी, ठीक है। आई वॉज गोइंग समवेयर इन द फॉरेस्ट, और मुझे नई नई चीज़ें मिलती जा रही थी, लेकिन पर विद इन अ रीजन स्पीसीज एरिया इंक्रीजेस, तो यहाँ पर विद इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अ लिमिट, एक लिमिट तक ही वो चीज़ें मुझे नई एक्सप्लोर होंगी, फिर उसके बाद वो चीज़ें रिपीटेड होने लगेंगी, ठीक है। तो ऐसा ही इस तरीके का ग्राफ है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपकी एनसीईआरटी इसको बोलती है, याद करना है इसको। यहाँ से क्या हुआ, मैं जैसे जैसे जा रही थी मुझे नई नई स्पीसीज मिल रही थी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। इक्वेशन है ये S इज इक्वल टू AZ, A की पावर Z। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करा, वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ क्या हम लॉग ले सकते हैं, इसको लॉग लेना किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लॉग S लिया, लॉग C लिया, और लॉग की यहाँ पे पावर होती है Z इधर आ गया, लॉग A इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, सिमिलर मैंने बनाया और सिमिलर ही आपको बना के आना है एग्जाम में, ठीक है। कंजूसी नहीं करना है लिखने में भी और यहाँ पर ग्राफ बनाने में भी, टू द पॉइंट लिख के आना, अच्छा लिख के आना, नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। यहाँ पर Z क्या है, एक बात बताओ, Z है स्लोप ऑफ लाइन। क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ये आपको लाइन दिख रही है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलर एरिया के लिए यहाँ पे 0.1 से 0.2 यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, और लार्जर एरिया के लिए 0.6 से 1.2 होती है। घबराओ नहीं, इस पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन के आएगा आपके लिए, ये दिया है, आपको याद करना है, इसका मतलब पता होना चाहिए ग्राफ क्या कहता है हमसे, ठीक है। ओके, सो वी हैव मूव फर्दर। यहाँ पर है अब इम्पोर्टेंस पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी का। क्या क्या हमने कवर कर लिया, रिवाइज करो, डाइवर्सिटी करी, डाइवर्सिटी के टाइप्स करिए। देन थर्डली हमने क्या करा था, हमने देखा कि कितनी डाइवर्सिटी है भाई वर्ल्ड में और इंडिया में। फिर हमने पैटर्न देखा डिस्ट्रीब्यूशन का कि किस तरीके से लैटिट्यूडनल पैटर्न है, फिर एरिया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप यहाँ पे देखा इस ग्राफ में। अब हम पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। भाई इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि कोई स्टेबल कम्युनिटी है हमारे पास, तो वो उसकी कुछ खासियत हमें पता होनी चाहिए। कोई भी स्पेशल कम्युनिटी है हमारे पास, शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी, उसको इतनी प्रोडक्टिविटी में अपने जो है वेरिएशन शो नहीं करना चाहिए। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। कोई भी एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आंधी तूफान, इन सब से उसको मतलब रेजिस्ट करना आना चाहिए, ठीक है, झेल लेना चाहिए उसको, सो दैट वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। और थर्ड है यहाँ पे रेजिस्टेंस टू द एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कोई भी अगर यहाँ पर अगर मैंने उसके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी एलियन स्पीसीज डाल दी, सो उसको उसमें भी उसको रहना आना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नॉट सो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, रेजिस्टेंट टू द एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ओके, सो यहाँ पे इसका ही इम्पोर्टेंस बताने के लिए 2 साइंटिस्ट आए। किसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए, बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस बताने के लिए। पहले साइंटिस्ट थे डेविड टिलमैन, दूसरे साइंटिस्ट थे यहाँ पर हमारे पास पॉल एंड्रिच। हाईलाइट करके लिखा है मैंने ताकि आपके माइंड में ये बात घुस जाए। ओके, डेविड टिलमैन ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि एक प्लॉट था दैट हैव अ मोर बायोडाइवर्सिटी, वो शो करेगा लेस वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। अगर कोई प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट क्या होता है, खाली बेसिकली जगह, ठीक है, तो वो ये प्लॉट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उधर, तो उधर हमको कम वेरिएशन देखने को मिलेगा इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। बस उन्होंने इतनी बात कही डेविड टिलमैन ने। ओके, आपको भी सिमिलर लिखाना है। अब रेवेट पोपर हाइपोथेसिस जो दी थी वो किन्होंने दी थी, पॉल एंड्रिच ने, ठीक है।
तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ना बनाया अपने मन में एक एरोप्लेन, और ये चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी बायोडाइवर्सिटी की, तो उन्होंने खुद ही एग्जांपल दे दिया। अभी हम टीचर कुछ एक्सप्लेन करते तो वो चीज़ समझ में जल्दी आ जाती है। तो यहाँ एनसीईआरटी बुक ने ही हमने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है। किसने दिया है? पॉल एंड्रस ने। क्या करा इन्होंने कहा एरोप्लेन है, एक बढ़िया सा एरोप्लेन मस्त उड़ रहा है हवा में, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिमूविंग सम रिवेट इनिशियली विल नॉट अफेक्ट द प्लेन। कुछ लोग बैठे थे प्लेन में, ठीक है, उनको ये लगा कि भाई हमको ना अभी इसमें से कुछ ना कुछ निकाल के घर ले जाना है, इसमें से एक बोल्ट निकालना है या कुछ निकालना है, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम कुछ वहाँ पे से कुछ भी नट बोल्ट निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं होगा प्लेन को। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा हम रिवेट्स अगर रिमूव करने लगे तो यहाँ पे प्लेन जो है अनस्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ रिवेट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सीट के निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है एरोप्लेन की सीट के, ठीक है। पर अगर आपने मान लो एरोप्लेन के विंग्स के यहाँ पे अगर आपने रिवेट निकाल लिया, उसका स्क्रू ढीला कर दिया, तो क्या वो उड़ पाएगा? वो गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है सर्टेन रिवेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर, तो उनको हम बोलते हैं की स्पीसीज। अभी की स्पीसीज जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, एक्सटेंशन ऑफ की स्पीसीज विल लीड टू द इमीडिएट डिस्टेबलाइज ऑफ इकोसिस्टम। की स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होंगी, अगर मैंने उसको बेसिकली एक्सटेंड कर दिया, अगर वो विलुप्त हो गई, तो यहाँ पर इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ समझ में आई। फर्दर मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने? इंपॉर्टेंस पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? लॉस पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का, कि भाई ऐसा हो रहा है, इंपॉर्टेंस इतनी है, तो लॉस कैसे हो गया, लॉस हो कैसे रहा है, ठीक है। मन में सवाल आ रहा है, हो कैसे रहा है लॉस? तो लॉस होने के 3 कारण हैं यहाँ पे, नेचुरल एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। तो यहाँ पर नेचुरल एक्सटेंशन से क्या समझते हैं, जो कि नेचुरल रेट से होता है, ठीक है। कोई आ रहा है, जैसे कोई इंसान भी अगर वो आ रहा है तो उसे जाना ही है, ठीक है। तो ऐसे ही स्पीसीज़ जो आ रही है वो नेचुरल एक्सटेंट होना ही है, अगर किसी को होना है तो वो हो जाएगा, नेचुरली चीज़ है, हमारा कुछ वो नहीं है उसमें, ठीक है। मास एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ था, डायनासोर विलुप्त हो गए थे, तो ऐसा कहा जा रहा है मीटियोर गिर गए और इसीलिए डायनासोर विलुप्त हो गए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्या बात कही गई कि यहाँ पर इतने ज़्यादा, यहाँ पर कितने ज़्यादा मिलियंस एगो, बिलियंस ईयर्स एगो, तो यहाँ पर बिलियंस ईयर एगो, ठीक है, ये कह रहा है बहुत सालों पहले, बिलियंस ईयर एगो 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटेंशन के। 5 बार मास एक्सटेंशन हो गया है, कुछ ना कुछ वजह से धरती में ऐसा हो चुका है। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है बेसिकली कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट टू नो डेट कि अब तो अगर हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे एनवायरनमेंट से तो 6 भी हो ही जाएगा हमको मिटाने के लिए, ठीक है, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन अगर हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, मैन मेड कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मैन मेड अगर हम कुछ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमने कॉलोनीज़ बसा दी किधर, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, जिधर से अगर मैंने कॉलोनीज़ उधर बसा दी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स यहाँ पे एक्सटेंड हो गई थी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन्स एट दैट एरिया, जो कि वहाँ पर उन्हें कॉलोनी बसा ली थी उधर, किधर, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में, ठीक है। याद रख लोगे इसको, नेटिव बर्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, कितने, मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे IUCN क्या था, फुल फॉर्म बताएंगे आप कमेंट में आप लोग, ठीक है, याद हुआ या नहीं। चलिए, इनके अनुसार यहाँ पर 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। 784 स्पीसीज में से 359 इनवर्टिब्रेट्स की थी, 338 यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की थी, 87 यहाँ पे प्लांट्स की थी। सो यहाँ पर याद करो मेरे साथ, मैं लिख रही हूँ, प्लीज़ याद कर लो कितनी थी स्पीसीज टोटल हमारे पास। वी हैव टोटल हाउ मच स्पीसीज, वी हैव 784 स्पीसीज, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, व्हाट डज हैपन्ड, हमारे पास यहाँ पर 359 स्पीसीज़ किसकी यहाँ पर विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, इनवर्टिब्रेट्स की, शॉर्ट में लिख देती हूँ। उसके बाद 338 किसकी हो गई, वर्टिब्रेट्स की। ओके, तो यहाँ पर 87 किसकी हो गई, प्लांट्स की। याद कर लोगे, कितनी देर लगेगी याद करने में, भले ही 5 मिनट लगे, अब भी याद कर लो फटाफट से।
784 टोटल स्पीसीज़ हैं। 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से कि 359 जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं, 338 जो है वर्टिब्रेट्स की हैं, 87 जो है प्लांट्स की हैं। याद हो गया, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, देखो मैं टिक लगा रही हूँ, फिर से इम्पॉर्टेंट बात आ गई। ये जो है नेम याद कर लो, डोडो, क्वागा, थैलेसीन, स्टेलर सी काउ, बैली जेवन एंड कैप्सिया, ये जो हैं याद कर लो। ये किधर नेटिव स्पीसीज़, किधर किधर के नेटिव स्पीसीज़ हैं ये, है ना, माउट्रियस, और यहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर रशिया, एंड वी हैव 3 सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर्स जो हैं ये बाली जवान एंड कैस्पिया जो हैं ये स्पीसीज़ हैं, ये एक्सटेंट हो चुकी हैं। नेम याद रख लो प्लीज़, डोडो, क्वागा, थैलेसीन, स्टेलर सी काउ, बाली जेवन कैस्पिया। कितनी देर में याद हो जाएगा, कितना सिंपल है, ठीक है। माउरिटस, यहाँ पे डोडो, यहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। मैं दोबारा बोल रही हूँ, याद कर लो, ठीक है, बोल बोल के ही याद कर लो, ठीक है, चैप्टर याद करने का है, ठीक है, इसीलिए ओके। अब यहाँ पर इतना तो ये हो चुकी हैं डेवलप। अब कितने कगार पे हैं डेवलप होने कगार पे हैं? थ्रेट टू एक्सटेंशन यहाँ पे 15,500, ठीक है, हिंदी में बोला याद रख लो, या फिर कह लो 15,500 आई थिंक, ओके। स्पीसीज़ जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी हैं। आई थिंक ये डाटा है इधर, वो ये इधर एक्स्ट्रा ज़ीरो आ गया है, आई थिंक, यस, ये 500 ही है, ठीक है, तो ये देख लेना, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिर कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी का? सबसे पहला जो कॉज है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो किसी का भी हैबिटेट जो है, हैबिटेट क्या है, रहते हैं हम जिधर उधर, हैबिटेट हो जाता है उसका, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इसका सबसे बड़ा रोल है किसका? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का। क्या करा हमने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर 14% से एरिया घटकर 6% रह गया। डाटा याद करो अभी का भी, 14% से 6% रह गया, किधर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसके बाद 1000 हेक्टेयर जो एरिया था वो भी लॉस्ट हो चुका है, ओके। उसके बाद ये चीज़ याद करो अभी के अभी कि यहाँ पर जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसको कट करा हमने। किसके लिए कट करा है हमने? सोयाबीन के लिए, कहीं ग्रेजिंग कैटल्स के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली फ्रैगमेंट्स बना रहे हैं एरिया के, जिससे कि यहाँ पे हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्यों कट कर रहे हैं? फॉर सोयाबीन्स एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे और क्या बात आ गई यहाँ पे, ड्यू टू द पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो हैबिटेट लॉस होगा, या तो माइग्रेट कर रही हैं इससे बर्ड, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ओके। बढ़ते हैं आगे। अब ये मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने का। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जैसे कि मैंने कहा, सपोज ये एरिया है, ये मैंने बनाया लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका। क्या हुआ यहाँ पर? नील पर्च आया, ठीक है, नील पर्च आया, मैंने इसमें डाल दिया, इस लेक में एक नील पर्च तरीके का जानवर डाल दिया मैंने इसमें। अब क्या हुआ, इससे एलिमिनेट हो गई मेरे पास 200 स्पीसीज ऑफ चिकलेट फिश। क्या डालने से हुई, किधर डालने से हुई, और क्या हुआ, ये याद रखना है। नील पर्च को मैंने लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका में एक लिवर में डाला, फिर क्या हुआ, यहाँ पर एलिमिनेट हो गई 200 स्पीसीज ऑफ चिकलेट फिश। अब यहाँ पर एग्जाम्पल याद हुआ, इंपॉर्टेंट है, पहला वाला इंपॉर्टेंट। कैरेट ग्रास जिसको हम पार्थिनियम बोलते हैं, लैंटना एंड वाइट हाइसेंस जिसको हम इकोनिया बोलते हैं, इसने भी यहाँ पर जिधर भी ये गई उधर उन्होंने उधर की नेटिव हर्ब्स और शब को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, अफ्रीकन फिश जो कैट फिश जो थी उसको हमने, या अफ्रीकन कैट फिश जिसको हम क्लैरियस कैरीफाइनस जो थी उसको हमने डाला, तो इधर यहाँ पे क्या हुआ, इससे यहाँ पे थ्रेट हो गया, यानी कि बेसिकली वो एक्सटेंट होने के कगार पे आ गई। कौन? इंडिजीनियस कैट फिश, ओके। आपको एग्जाम्पल प्लीज़ याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ओके। बढ़ते हैं आगे, वीडियो की लेंथ में ज़्यादा नहीं रखनी चाहती हूँ, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, आज इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, एक और बार अच्छे से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि कोई भी चीज़ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने से क्या हुआ, हमारे पास स्टेलर सी काउ जो है वो बेसिकली एक्सटेंट हो चुकी है, और पैसेंजर पिजन भी यहाँ पर एक्सटेंट हो चुका है।
थ्रेट किसको है, मैरीन फिश को है। सो स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, थ्रेट किसको है, मैरीन फिश को है। अच्छा बढ़ते हैं आगे। को एक्सटेंशन, यहाँ पे को एक्सटेंशन यानी कि जैसे कि यहाँ पर दो चीज़ें जैसे कि प्लांट और पॉलिनेटर, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑब्लिगेट होती है। जैसे कि फिग एंड वॉस्प आपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नामक चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपको वो चैप्टर के भी बेसिकली नोट्स चाहिए तो मेरे को ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिख देना, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड। ओके सो यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। फिश एंड इट्स पैरासाइट, अब फिश है, पैरासाइट के बिना अगर फिश ही नहीं होगी तो पैरासाइट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से को एक्सटेंशन भी हो रहा है। तो 4 तरीके की यहाँ पे बेसिकली कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। इवेल क्वार्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी एक वर्ड टर्म यूज़ करती है जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन। आई होप ये चीज़ समझ आई। अब बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, किस तरीके से हम कंजर्व करें, और पहली बात तो क्यों करें कंजर्व, ठीक है। वी आर ह्यूमंस, वी आर थिंकिंग कि भाई क्यों करें कंजर्व। 3 यहाँ पे पर्सपेक्टिव हैं बेसिकली, नैरोली यूटिलिटेरियन और यहाँ पे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। 3 यहाँ पर बेसिकली चीज़ें हैं जिसको हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे नैरोली की बात करें, यहाँ पर क्या आता है, जैसे कि हमें फूड मिलता है, हमें फायरवुड मिलता है, हमको फाइबर्स मिलता है, फाइबर्स में हम हैम्प, जूट फाइबर, फ्लैक्स, कॉटन यहाँ से हम लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हमको वुड चाहिए होता है, वो भी प्लांट से चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ड्रग्स यानी कि मेडिसिन जो होती हैं वो 25% से ज़्यादा जो हैं वो प्लांट की स्पीसीज से आती हैं, ठीक है। और 25,000 प्लांट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल प्लांट्स माने जाते हैं। टैनिन्स, डाई, रेजिन्स, परफ्यूम्स, और एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं। अगर आप ये भी लिख के आओगे आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नैरोली यूटिलिटेरियन में बात की गई है कि यहाँ पर इतनी चीज़ें हमको मिलती हैं। अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या बात करेंगे, थिंग्स ऑन विच यू कांट पुट प्राइस टैग। अब ऐसी चीज़ें जिस पर आप प्राइस टैग नहीं टांग सकते कि भाई इतनी ऑक्सीजन, अगर तुमको एक दिन की ऑक्सीजन लेना है तो आपको इतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हमको फ्री मिलता है, ठीक है। ओके तो फ्री मिलता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से पॉलिनेशन हो रही है एनवायरनमेंट में। यहाँ पे हमको जो एस्थेटिक ब्यूटी, एस्थेटिक प्लेजर जो हमको मिलता है व्हेन वी आर गोइंग समवेयर, जाने आने का पैसा होता है, लेकिन जब आप वो नेचर को फील करते हो, उसको देखते हो, तो आपसे नेचर कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, ठीक है। वो इसमें आ जाएगा आपके ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। और आपको यहाँ पे क्या होगा, फ्लड, सॉइल इरोजन से बेसिकली कई बार होती है सॉइल इरोजन, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कोई पैसा नहीं है। ये चीज़ें जो एनवायरनमेंट में अपने आप चल रही हैं, अपने आप हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें आता है जिससे कि हमको फ़ायदा हो रहा है, समझ आए। अब इथिकल में देख लीजिए, मॉरल वैल्यूज़ टू कंजर्व। भाई कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी तो होती हैं कंजर्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक स्पीसीज़ का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो डिज़र्व करती है लाइफ के लिए, लिव के लिए, वो जीने का वो हक रखती है, ठीक है। तो आपको ये एथिकल में लिख के आना है, मॉरल वैल्यूज टू कंजर्व, ठीक है। ओके यहाँ पर अब बात करते हैं किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस और बता दिया हमने कि क्यों करना चाहिए हमको। अब हम कह रहे हैं किस तरीके से हम कंजर्व कर रहे हैं, बेसिकली कर सकते हैं ये चीज़ जो है। अब यहाँ पे हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन कहते हैं, और यहाँ पे एक्स सीटू को ऑफ साइट। अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे एक, कि यहाँ पर जो है बेसिकली ऑन साइट यानी कि जिधर हैं, जैसे कि जिधर स्पीसीज़ है उधर ही बेसिकली हम उसको कंजर्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इधर आ जाइए इन सीटू में, इधर आ जाइए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में, ठीक है। अब जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होती है, जैसे कि हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जो कि आपको लग रहा है कि वो क्या है, बेसिकली उसकी थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, वो अभी विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। और वो स्पीसीज जो है हाई एंडेमिज्म। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखोगे आप कि जैसे कि कोई स्पीसीज़ है जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है, पर्टिकुलर जगह पे ही मिल रही है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो स्पीसीज़।
अगर वो इधर से विलुप्त हो गई तो वो हर जगह से विलुप्त हो गई, क्योंकि वो वहीं पर मिलती है। तो यहाँ पे इंडेमिक का मतलब आपको समझ आ गया। तो ये इस जगह को हम क्या बना देते हैं, ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कंडीशंस बताइए। तो यहाँ पे हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, थ्रेट टू एक्सटेंशन, अगर ऐसी स्पीसीज हो, और यहाँ पे हाई एंडेमिक होना चाहिए, ठीक है। अब पहले क्या होता था, इनिशियली हमारे पास 25 यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होते थे, 9 ऐड हो गया, अब यहाँ पे 34 हमारे पास हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहा था हमारे पास 2% एरिया, बट देयर कंजर्वेशन लीड टू द रिडक्शन ऑफ 30% बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इतने से ही एरिया को कंजर्व करके, लेस देन 2% एरिया को ही कंजर्व करके हमने क्या कर लिया, इससे रिडक्शन बेसिकली एक्सटेंशन होना था उससे कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 30% जो है वो कम हुआ बेसिकली, ठीक है। क्या कम हुआ, कोई स्पीसीज़ है अब वो उपलब्ध होने के कगार से 30% कम वो उसके चांसेस हैं, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए। अब देखते हैं इंडिया की क्या बात है, ठीक है। आउट ऑफ 34 3 हॉटस्पॉट तो इंडिया में ही हैं। पहला जो है वो है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, याद करेंगे, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। दूसरा जो है वो है इंडो वर्मा। तीसरा जो है वो हिमालयन में है, जो कि रिचेस्ट यहाँ पे हॉटस्पॉट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो याद कर लीजिए, वेस्टर्न घाट्स, इंडो वर्मा, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो वर्मा, हिमालय। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। अब इस टेबल जो मैंने बनाई है, जिस तरीके से मैंने बनाया है, इसको अच्छे से याद कर लेना, और डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से आने का चांसेस है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, अब और किस तरीके से हमने हॉटस्पॉट बना दिया, और किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, नेशनल पार्क बना देते हैं। नेशनल पार्क कितने हैं यहाँ पे, टोटल 90 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते हैं, 448 हैं। स्क्रेड ग्रुप्स बना देते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बायोस्फीयर बना देते हैं, जो कि 14 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नेशनल पार्क में हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोरा प्लस फोना, फ्लोरा और फोना। फोना क्या होता है, एनिमल, फ्लोरा क्या होता है, प्लांट। तो दोनों को ही हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसमें, नेशनल पार्क में, जिधर यहाँ पे ग्रेजिंग है ना, म्यूनिसिपलेशन, यहाँ पे कल्टीवेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडिया में, नेम याद रखना है, जिम कॉर्बेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, जिसमें कि हम फोना को प्रोटेक्ट करते हैं, फोना यानी कि एनिमल। इधर ना क्या होता है, हम यहाँ पे कलेक्शन बेसिकली अलाउड होता है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, जैसे कि गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो यहाँ पर, और यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी कहीं ना कहीं अलाउड होती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट अलाउड करेगी। सीक्रेट ग्रुप्स, अब इसका मतलब बताने के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता होता, ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वेयर ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ आर वेनरेटेड एंड प्रोटेक्टेड। ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, जिधर सारे के सारे ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को वेनरेटेड अलग रखा जाता है और उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हाईलाइटेड पेन से लिखे हैं, अलग ही चमक रहे हैं, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो गए। खेसिया एंड जंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, चंदर बस्ता एंड सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपके टिप्स पे होने चाहिए, याद होनी चाहिए। पहला क्या है, खासिया जंतिया, दूसरा क्या है, अरावली हिल्स, तीसरा क्या है, चंद्रा बस्ता सरगुजा, एंड वी हैव द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब बायोस्फीयर कितने हैं, 4 हैं। तो बायोस्फीयर कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर क्या होता है, वी हैव लाइक दिस रीजन। तो यहाँ पे सबसे अंदर कोर होता है, देन बफर जोन होता है, देन ट्रांजिशन जोन होता है। कोर जोन ऐसा जोन होता है जिधर कोई भी पर्सन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। बफर जोन ऐसा जोन होता है जिसमें कि रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, और ट्रांजिशनल जोन ऐसा जोन होता है जिधर ट्रैवल पीपल भी अलाउड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, अर्थ समिट
बिठाई गई थी 1992, डेट याद, बेसिकली सन याद रखेंगे आप लोग। 1992 को अर्थ समिट बिठाई गई थी किधर, रियो डी जेनेरियो में, जो कि किधर है, ब्राज़ील में है। इसमें क्या कहा गया था, बेसिकली हम अप्रोप्रिएट मेजर लेंगे टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड क्या करेंगे, हम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे, कि हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स भी लेंगे बायोडाइवर्सिटी के, और हम बेसिकली देखेंगे कि हम हर चीज़ को सस्टेनेबली क्या करें, हम यूटिलाइज़ करें उसको, सो दैट हमको उसको बेसिकली प्रिजर्व भी करके रखें और फिर आगे हम उसको यूज़ भी कर सकें फर्दर फ्यूचर में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे चार बेसिकली यहाँ पर कितने 2002 में 1992 के बाद 2002 में यहाँ पे वर्ल्ड समिट बिठाई गई ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि जोहान्सबर्ग में यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ये यहाँ पर बेसिकली बिठाई गई थी। कौन सी, वर्ल्ड समिट, जिसमें कि 190 कंट्री ने प्लेज ली थी। किसके बारे में, यहाँ पर कि हम यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे लॉसेस जो कि ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं, रीजनल लेवल पे हो रहे हैं, लोकल लेवल पे हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे। आई होप मैंने आपको चैप्टर अच्छे से कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट उसको कमेंट में लिखना, और तब लिखना जब सब्सक्राइब कर देना। ओके, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अच्छे से पढ़ते रहना। अगर आपने इसको एक और बार पढ़ लिया तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं अगेन कह रही हूँ आपसे, बहुत ही मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।